नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय 5 वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत का भाग 1 बताया जाएगा। अब तक आपको स्टेप बाय स्टेप पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथे चैप्टर तक आपको बता दिया गया है। अब आपको 5वें चैप्टर के बारे में बताया जाएगा, जिसे वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब हमको देखना है वंशागत तथा विविधता का सिद्धांत है क्या और इसके जनक कौन हैं, वंशागत के बारे में खोजा कौन था और वंशागत है क्या। सबसे पहले हम इसको आपको बताते हैं। इसे वंशागत या आनुवंशिकता जिसे कहा जाता है, चाहे हम वंशागत कह लें या आनुवंशिकता कह लें, ऐसे इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहा जाता है। इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकता, हेरिडिटी यानी इनहेरिटेंस मीन्स होता है वंशागत और हेरिडिटी मीन्स होता है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता है क्या चीज, ये वंशागत है क्या चीज, हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में रूबरू करा देते हैं। ऐसे कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति वह अपने गार्जियंस के समान होता है, यानी जैसे कह सकते हैं आप जो मनुष्य है, मनुष्य के बच्चे मनुष्य जैसे, जानवर के बच्चे जानवर जैसे, जो पौधे होते हैं जैसे आम, नीम, बबूल, सरसों, ये सब जो होते हैं अपनी ही जात के, अपने ही कुल के समान क्यों होते हैं। क्यों सरसों के पौधे से आम नहीं बन जाता, क्यों आम के पौधे से जामुन नहीं बन जाता। ये सारे चीज सोचने वाली है कि ये सारी चीजें क्यों ऐसा है, क्यों आम के बीज से आम का ही जन्म होता है और मनुष्य से मनुष्य ही बनते हैं। जानवरों से जैसे चीता, बिल्ली आदि सारे जानवरों से उन्हीं जानवरों का निर्माण होता है। तो इसी को जानने के लिए आनुवंशिकता या वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत में आपको बताया गया है कि किस तरीके से एक जीव अपने जनक के समान होता है। तो सबसे पहले हम जिसका टॉपिक है उस पे चलते हैं। तो जिसका टॉपिक है इसे वंशागत तथा आनुवंशिकता या वंशागत एवं आनुवंशिकता कहा जाता है। पहला टॉपिक किसका, वंशागत या आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, अब इसी को इंग्लिश में हमने बताया, हम इसको कह सकते हैं इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी कहते हैं। अब इनहेरिटेंस और हेरिडिटी या वंशागत या आनुवंशिकता है क्या चीज, पहले डेफिनेशन हम इसकी जान लेते हैं। जैसे वंशागत या आनुवंशिकता को हम कह सकते हैं आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागत या आनुवंशिकता कहलाता है। अब आनुवंशिक लक्षणों का बताया गया ना, किसका, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लिख सकते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता या वंशागत कहलाता है। ठीक बताया गया ना, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता या वंशागत कहलाता है। अब आनुवंशिक लक्षण है क्या, बताया गया ना, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागत या आनुवंशिकता कहलाता है। अब आनुवंशिक लक्षण जैसे जो जनक है, अब एक पीढ़ी यानी जनक से किस में जाएंगे, ऑफस्प्रिंग में यानी उनके बच्चों में जाएंगे। तो इसको देखने के लिए क्या करना होता है, उनके लक्षणों को, जैसे बाल, हेयर्स के बारे में देखते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स के बाल घुंघराले होते हैं तो बच्चों के बाल घुंघराले होंगे। अगर उनकी हाइट अगर लंबी है तो बच्चों की भी हाइट लंबी हो सकती है। जनकों के, दोनों जनक जो नर और मादा दोनों के संयुग्मन की क्रिया के द्वारा नए शिशु का निर्माण होता है। दोनों की जिसका जीन प्रभावी होगा वही क्या होगा, आने वाले नेक्स्ट
जनरेशन में प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, और जिसका जिन प्रभावी नहीं होगा वह नहीं दिखाई देगा। यह भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी हम इसको देख रहे हैं आनुवांशिकता, यानी जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति या आनुवांशिकता कहलाता है। 1-2 सेकंड का काम है, आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो अब आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, जैसे हमने बताया बालों का घुंघराला होना, तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी इस तरीके से पाया जाएगा। उनकी लंबाई, फेस की बनावट और त्वचा का रंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आनुवांशिक लक्षण हैं, जो क्या होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। एक चीज और जानना है इसमें जरूरी, अब आनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा जाते हैं, तो जो डीएनए होता है, डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दो पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। डीएनए पाया कहा जाता है, तो क्रोमोसोम पर डीएनए पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पर डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए में जीन होता है, जीन में सारी सूचनाएं क्या होती हैं, निहित होती हैं, यानी पाई जाती हैं। सूचनाएं जो होती हैं जीन में पाई जाती हैं, जो जीन होता है डीएनए में पाया जाता है, डीएनए क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो अब ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, सूचनाओं को लेकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है मनुष्य का बच्चा यानी ह्यूमन, मानव होते हैं। मानव जाति जो होता है, मानव जाति के बच्चे मानव जातियों के समान दिखाई देते हैं। पौधे जो होते हैं पौधों के समान, जिस भी प्रकार का पौधा होता है उस पौधे के समान दिखाई देते हैं। या और तमाम प्रकार के जो जंतु पाए जाते हैं, जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, कैमल हुआ, ये सारे जानवर, ये सारे जीव जो होते हैं अपने जीव के साथ, अपने जनक के समान ही दिखाई देते हैं। अब उनके जो लक्षण होते हैं वो जैसे देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि अपने जनक से मिलती जुलती इसकी बॉडी लैंग्वेज, जो तमाम प्रकार की बनावट है वो किसके समान, इनके पेरेंट्स के समान है। तो वही आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिससे आनुवांशिकता या वंशागत कहते हैं। दूसरी बात जो इसमें आती है सबसे महत्वपूर्ण, वह है विभिन्नता। क्या है विभिन्नता? विभिन्नता ये इसे कहते हैं वेरिएशन। ठीक, विभिन्नता या वेरिएशन। अब वेरिएशन है क्या चीज, ऐसे आपने अभी जाना वंशागत या आनुवांशिकता, अब वेरिएशन भी इसी का पार्ट है, यह भी इसमें भागीदार होता है। वेरिएशन मीन्स जो अलगाव उत्पन्न करे, यानी जनकों से जो कुछ अलग हो उसी क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। जैसे इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहा जाता है। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों के अंतर, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों, में अंतर को ही क्या कहते हैं, विभिन्नता कहा जाता है। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों में अंतर को विभिन्नता कहते हैं। अब बताया गया जीवधारियों में जो लक्षण पाए जाते हैं, अब उन्हीं लक्षणों, बताया जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों में अंतर को ही क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। अब जो विभिन्नता पाई जाती है, जो जीवधारी हैं उनके लक्षणों में जो परिवर्तन पाया जाता है, जो अलगाव, जो बदलाव देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, विभिन्नता कहा जाता है। अब यह जो होता है दो तरीके से देखा जाता है, एक जो है कायिक होता है, एक बनावटी जो बॉडी लैंग्वेज होता है, दूसरा जननिक होता है। अगर कोई भी जीव लैंगिक रूप से क्या होता है, समान हो, लैंगिक रूप से क्या असमान हो, भ्रूण में किसी भी जनक के द्वारा उत्पन्न जो जीव होते हैं वो अपने जनकों के समान होते हैं। उनका कुछ लक्षण, बनावट, रूप, रंग, हेयर्स, इन सब मैच भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। दोनों के लक्षण, माँ के लक्षण और पिता के लक्षण, दोनों के लक्षण क्या होते हैं, बच्चे में पाए जाते हैं। अब उस लक्षण को, दोनों के लक्षण जब उसे पाए जाएंगे, दोनों के गुण दिखाई देंगे, किसी एक का गुण तो पाया नहीं जाएगा। और जब अलग अलग लिंग वाले होते हैं, जैसे एक नर हुआ एक मादा हुआ, तो दो
दो तरीके से, एक बनावट रूप से और एक लिंग रूप से, दो तरीके से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। वो एक दूसरे से, जो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो नवजात शिशु बनेगा, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो दो चीजें आपने जाना। अब अगली जो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं उसे अनुवांशिकता, जैसे वंशागत अनुवांशिकता और विभिन्नता आपको बताया गया। अगला जो है अनुवांशिकी। अब आपको बताते हैं अगला क्या है, अनुवांशिकी। ठीक है, ये अनुवांशिकी को इंग्लिश में कहा जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं या अनुवांशिकी कहा जाता है। अब अनुवांशिकी है क्या, अब इसको देख लेते हैं। अनुवांशिकी एक विभिन्नताओं, जैसे जो यह अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, इसके विभिन्नताओं और अनुवांशिकता के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहा जाता है। जैसे अब हम किसके बारे में, विभिन्नता के बारे में अध्ययन करें, अनुवांशिकता या वंशागत के बारे में अध्ययन करें, वही क्या कहलाएगा, अनुवांशिकी कहलाता है या जेनेटिक्स कहलाता है। जैसे जो हम ये सारी पूरा वंशागत तथा विविधता का सिद्धांत जो पढ़ेंगे, ये किसके अंतर्गत दिया गया है, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के अंतर्गत दिया गया है। इतना ही समझेंगे आप लोग। जो अनुवांशिकी है, वंशागत तथा विभिन्नता दोनों के सामूहिक रूप को ही हम क्या कह सकते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं, या दोनों के बारे में अध्ययन करने की क्रिया ही अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बताते हैं आपको किसके बारे में, विभिन्नता के बारे में। वेरिएशन क्या है या विभिन्नता क्या है, किस तरीके से वेरिएशन या विभिन्नता उत्पन्न होती है या प्रकट होती है, किसमें, जनकों से ऑफस्प्रिंग में, यानी नवजात शिशुओं में या उनके जो पेरेंट से डॉटर में किस तरीके से विभिन्नता प्रकट होती है। तो इसका जो सबसे सटीक जो तरीका है, अब इसको देखने के लिए लैंगिक जनन की क्रिया, आपको लैंगिक जनन में बताया गया कि ये क्या होते हैं, नर होता है, दूसरा मादा होते हैं। नर से, नर के माध्यम से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, मादा से मादा युग्मक। अब नर जो होता है वो नर युग्मक का निर्माण करता है, मादा युग्मक का निर्माण करती है, किस क्रिया के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, उसको लिख सकते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा नर जो होता है नर युग्मक और मादा जो होता है, मादा जो होती है मादा युग्मक का निर्माण करती है। अब जब दोनों युग्मक क्या होंगे, आपस में मिलते हैं, किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, युग्मनज बनाते हैं। अब यह युग्मनज क्या होता है, भ्रूण बना करके नए शिशु को जन्म देता है। अब सीधा सीधा नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, दोनों आपस में मिलते हैं और युग्मनज बनता है, और यही युग्मनज क्या होता है, नवजात शिशु का निर्माण करता है। तो अब इसमें भिन्नता में क्या देखा गया, जैसे अब इसका लक्षण था, जैसे अनुवांशिकता और भिन्नता को देखने के लिए अब भिन्नता जो प्रकट हो रहा है किस तरह से हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे नर से नर युग्मक, नर में जो होते हैं, नर में भी 46 गुणसूत्र और मादा में भी 46 गुणसूत्र। अब जो नर युग्मक होगा उसमें 23 गुणसूत्र और इसमें भी 23 गुणसूत्र। अब आपको बताया गया अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, गुणसूत्र इसमें आधे आधे हो जाते हैं। अब जब दोनों गुणसूत्र आपस में मिलेंगे वो कहाँ कितने बन जाएंगे, फिर से 46 बनेंगे। तो यह गुणसूत्र कहाँ पाया गया, जो क्रोमोसोम है वो डीएनए में पाया गया, और इसकी सूचनाएं कहाँ पर निहित रही, डीएनए में निहित रही। ठीक है, डीएनए में निहित रही, डीएनए में ही पाई गई। अब डीएनए क्या हुआ, अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में आधा जीन इसका और आधा जीन इसका, तो इसके द्वारा जो इसकी बनावट, रूप, रंग, ये सारी चीजें ठीक ये सब इसमें आई और इसका भी इसमें आया। तो जो युग्मनज बना, यानी जो नवजात शिशु बनेगा, उनमें इन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं जो अपने जनकों से विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे इसमें भी बताया गया कि किस तरीके से अब लैंगिक जनन के द्वारा ही विभिन्नता उत्पन्न होती है, और इसमें क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेते हैं। जैसे अब दो जनक भाग लिए, नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं। अब इन दोनों जनकों के द्वारा किसका निर्माण होता है, नवजात शिशु का निर्माण होता है, जिससे एक दूसरे से क्या होते हैं, विभिन्नता प्रकट करते हैं। अब जब किसी भी जनन में
सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है तो उसमें क्या होता है, भिन्नता प्रकट नहीं होती है। वह आपको बताया गया किसके द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, अलैंगिक जनन के द्वारा जिन जीवों का निर्माण होता है तो क्या होते हैं, विभिन्नता प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं इसको, अमीबा को, अमीबा देखते हैं। अब एक अमीबा जो होता है यह सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, एक कोशिका से दो कोशिका बना लेते हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन न होने के कारण यह हूबहू अपने जनकों के समान होते हैं, जिससे इसमें विभिन्नता प्रदर्शित नहीं होती है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं, बताते हैं आपको इसके बारे में वंशगत एवं विविधता के सिद्धांत में अनुवांशिकी के बारे में। ठीक है, अब अनुवांशिकी की नींव किसने रखी थी, कब रखी थी और ये कहाँ के थे। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको अनुवांशिकी, वंशगत तथा विविधता के सिद्धांत में आगे बताते हैं। इतना बताया गया, उम्मीद करते हैं आपके समझ आया होगा। और एक बार आप देखेंगे और सारी चीजें जो है ध्यानपूर्वक एक बार देखेंगे, सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। ऐसा कुछ नहीं बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आएगा। डेफिनेशंस वगैरह जो दी गई हैं ये तो 2-3 सेकंड का काम है, आप ध्यान से एक बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में, अनुवांशिकी के बारे में। वंशगत तथा विविधता के सिद्धांत में दिया गया है और क्या, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, ठीक है। अब हम अनुवांशिकी के बारे में जानते हैं। अनुवांशिकी की जो नींव, अनुवांशिकी का जो नींव डाले थे उन्हें अनुवांशिकी का जनक कह सकते हैं। अनुवांशिकी का जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब जो अनुवांशिकी के जनक हैं वो कौन है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यही ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही क्या किया था, अनुवांशिकी की खोज की थी या अनुवांशिकी की नींव डाली थी। सबसे पहले अनुवांशिकी के बारे में बताने वाले सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अनुवांशिकी की खोज की। अब जैसे पूछा जाता है अनुवांशिकी के जनक कौन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, और लगभग जो बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लगभग परीक्षाओं में क्वेश्चन कंपलसरी होता है, पूछा जाता है। तो और अगला जो इसमें जो बात पूछी जाती है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म, इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 18 जुलाई 1822 में हुआ था। ये जो है जर्मनी के सेल्सियस गांव में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी के सेल्सियस में इनका जन्म स्थान जो है जर्मनी के सेल्सियस में हुआ। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ जर्मनी के सेल्सियस गांव में। अब इन्होंने जो प्रयोग किया, मेंडल जी ने जो प्रयोग किया वो किसके ऊपर किया, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। अब मेंडल जी ने मटर के पौधे, यानी किस मटर का इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो उद्यान मटर यानी फसली मटर पर किया। ये जो इन्होंने जो प्रयोग किया, प्रयोग इन्होंने किस पर किया, उद्यान मटर पर यानी फसली उद्यान मटर यानी फसली मटर पर किया, जिसका जो है बॉटनिकल नेम होता है वनस्पति वैज्ञानिक नाम। जैसे वनस्पति है, इसका जो वनस्पति वैज्ञानिक नाम होगा वह होगा पाइसम सटाइवम। क्या होता है, पाइसम
सटाइवम, इसका जो बॉटनिकल नेम, ठीक है। जिस तरह से जंतुओं का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है, उसी तरह से पौधों का वनस्पति वैज्ञानिक नाम होता है। अब इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया किस पर, फसली मटर के ऊपर, और इन्होंने 7 साल तक प्रयोग किया। कितने दिनों तक, 7 साल तक, 7 साल तक इन्होंने प्रयोग कब, कितना दिन किया, 7 साल। अब कब से कब तक किया, यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मेंडल जी ने प्रयोग कितने दिन तक किया, तो वह जो है 7 साल, यानी 1856 से लेकर के 1863 तक, 1856 से 1863 तक इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। और जो इन्होंने प्रयोग किया उसे एक शीर्षक में प्रकाशित भी किया गया था, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। यह जो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन को एक शीर्षक में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था, ठीक है। ये सारी बातें क्या रही, मेंडल से जुड़ी रही। अब इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से लगभग क्वेश्चन 6 पूछे जाते हैं लगभग परीक्षाओं में। तो इस तरीके से मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल जो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था जर्मनी के सेल्फिस गांव में। और जो प्रयोग किया इन्होंने मटर, उद्यान मटर यानी फसली मटर, जिसका वर्टिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, और 7 साल इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, यानी 1856 से 1863 तक इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। और इनके प्रयोग को एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में क्या, हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में प्रकाशित किया गया। अब बात आती है मेंडल की सफलता और असफलता का। और मेंडल की सफलता का जो राज था, जो बातें थी, वे क्या हुई, नहीं मानी गई थी। शुरुआती दौर में इनकी बातें क्या हुई, नहीं मानी गई, यानी वैज्ञानिक इनकी बातों को समझ नहीं पाए। अब जब वैज्ञानिक इनकी बातों को समझ नहीं पाए, तो इनकी बातों को रखा नहीं गया। इनकी मृत्यु के बाद जब मेंडल जी ने क्या किया, अपना प्रयोग करके जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद वैज्ञानिकों ने प्रयोग से पाया कि मेंडल के जो प्रयोग थे वो क्या थे, सत्य थे। जो मेंडल ने प्रयोग किया था वे कैसे थे, सत्य थे। तो मेंडल के नियम को क्यों नहीं माना गया, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे जब इनकी जो बातें थी, वैज्ञानिक जो थे बहुत सबसे पहले इन्होंने ही नींव रखी, इन्होंने बताया उसके बारे में, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक इस चीज को समझ नहीं पाए। अब जब इनकी बातों को समझ नहीं पाए, तो बाद में फिर से वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकता के बारे में खोज करनी शुरू की कि किस तरीके से जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के समान जो शिशु हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं, अपने जनकों के समान होते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं पर जब फिर से खोज हुई, तो मेंडल के जो नियम थे वे क्या थे, सही पाए गए। और फिर से इसको क्या किया गया, माना गया, रखा गया। और इनकी जो असफलता थी, यानी क्यों सब वैज्ञानिकों ने नहीं माना, इसके भी कारण हैं। तो वे कारण जो हैं, जैसे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक को जिस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, वह पत्रिका बहुत पॉपुलर या बहुत जो है चर्चित नहीं थी, जिससे जो तमाम प्रकार के वैज्ञानिक थे वो उसको नहीं पढ़े थे, जिसके कारण हाईलाइट नहीं हुआ और नहीं माना गया। उसके बाद मेंडल जी ने सांख्यिकी का उपयोग ज्यादा किया था। सांख्यिकी जो मैथ का एक पोर्शन, गणित जो है उसका एक भाग है सांख्यिकी, उसका प्रयोग किया गया था, जो कि जीव विज्ञान और सांख्यिकी से थोड़ा संबंध कम होने के कारण भी इसे इग्नोर किया गया। और बाद में जब वैज्ञानिक जब इनके बारे में समझे, तब जो है इस बात को क्या किया गया, रखा गया। यानी प्रयोग के बाद जब तमाम प्रकार के वैज्ञानिकों को यह पता चला जो मेंडल की बातें हैं वो सही हैं, तब इस बात को सहमत करके इसको आगे बढ़ाया गया, इस पर आगे खोजी गई।
उस समय एक बात और आती है, उस समय के वैज्ञानिक जो थे वो इनकी बात को समझ नहीं पाए थे, जिसके कारण इनका प्रयोग प्रकाशित नहीं हुआ। तो ये सारी बातें आप ध्यान देंगे। फिर मेंडल द्वारा मटर के पौधों को चुनने का कारण क्या था? मेंडल जी ने मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया? अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं मेंडल ने मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया या मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग क्यों किया, क्यों मटर के पौधों यानी मटर के पौधे को चुनने का कारण क्या था। ठीक है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनने का कारण, क्यों मेंडल जी ने मटर के पौधों को ही चुना। अब उसको हम देख लेते हैं। जैसे अब इसमें हम सुनते हैं इस बात को, क्यों मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया। जो मटर का पौधा था वो 1 वर्षीय था। 1 वर्षीय होने के कारण मेंडल जी ने क्या किया, सिर्फ मटर के पौधे का ही चयन किया और कह सकते हैं कि बगीचे में आसानी से इसे क्या किया जाता था, क्या किया जाए, उगाया जा सकता था, जिस कारण मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया। दूसरी बात थी लक्षणों में विपर्यासी रूप। लक्षणों में क्या पाए जाते थे? विपर्यासी रूप, जैसे लंबा और बौना। जैसे एक क्या हुआ, लंबा होगा और दूसरा क्या होगा, इसका विपर्यासी रूप यानी बौना होगा। ठीक है, और जैसे कह सकते हैं बैगनी और सफेद, इस तरह से क्या होगा, विपर्यासी लक्षण क्या होते थे, प्रदर्शित होते थे, जिसके कारण भी मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे का ही चयन किया। मटर के पुष्प जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, इसलिए भी मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, सिलेक्शन किया। और एक बात और थी, मटर के पुष्प जो होते हैं यानी मटर जो होता है वे स्वपरागित होते हैं, पर परागण की क्रिया उसमें नहीं होती है। यानी कह सकते हैं आप मटर के पौधों में पर परागण की कोई संभावना नहीं होती, सिर्फ इसमें क्या होता है, स्वपरागण ही होता है, लेकिन पर परागण कराया जा सकता है। इसे कृत्रिम परागण आपको इससे पहले वाले अध्याय में बताया गया था, कृत्रिम परागण किस तरीके से होता है, यानी पर परागण कराया जा सकता है, लेकिन मटर के पौधे में सिर्फ स्वपरागण ही होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, नर और मादा दोनों एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं और इसमें पर परागण की संभावना नहीं होती है। तो पर परागण कराया जा सकता है कृत्रिम परागण की क्रिया के द्वारा। अगली जो बात आती है, मटर के पौधे जो होते हैं एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, यानी जो इनका 1 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन होती है, एक पीढ़ी होती है, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कितने यानी किस प्रकार के पौधे का चयन किया, सिलेक्शन किया, कितने लक्षण ऐसे थे जिनके बारे में इन्होंने पहचान करके लिखा। तो इनके लक्षणों के बारे में हम जानते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों में किस प्रकार के लक्षणों को देखा और उसको चुना। तो लक्षण देख लेते हैं मटर के पौधे में। लक्षण पहले हम क्रम देख लेते हैं। ठीक है, क्रम, लक्षण और प्रबल और अप्रबल। ठीक है, यह एक पूरा चार्ट से क्रम। इन्होंने क्या किया, 7 लक्षण देखे। कितने लक्षण? 7। तो पहला आपको दिखाते हैं। पहला जो लक्षण था इसका लंबाई, यानी पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई। अगर पौधा लंबा है तो प्रबल है, और अगर पौधा बौना है तो अप्रबल है। अप्रबल। ठीक है,
यानी प्रबल को ताल और अप्रबल को डॉट कहा गया। ठीक है, प्लांट हाइट कह सकते हैं, प्लांट हाइट पौधे की लंबाई। अगर प्रबल है तो लंबा होगा और अगर अप्रबल है तो बौना होगा। और जो दूसरा इसका लक्षण है बीज की आकृति, दूसरा बीज की आकृति। अब बीज की आकृति यानी सीड सेप, सीड सेप अगर प्रबल है तो क्या होगा, गोल होगा, गोल यानी राउंडेड। और अगर अप्रबल है तो झुर्रीदार यानी रिंकल्ड, रिंकल्ड। अगर क्या है अप्रबल है तो झुर्रीदार होगी। और अगला जो होता है बीज का रंग, बीज का रंग यानी सीड कलर। अगर बीज का रंग क्या है, पीला है, येलो, अगर पीला है तो प्रबल और अगर ग्रीन है तो हरा। अगर हरा है या ग्रीन है तो क्या है, अप्रबल। और उसके बाद आता है पुष्प की स्थिति, 1 2 3 और चौथा है पुष्प की स्थिति, या इसे कह सकते हैं वो फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। ठीक है, मगर पुष्प की स्थिति अगर क्या है, कक्षस्थ है, ठीक है, कक्षस्थ है तो प्रबल, कक्षस्थ है तो या इसे एक्साइल कहा जाता है तो प्रबल होगा। और अगर अग्रस्त है या जिसे टर्मिनल कहा जाता है, अग्रस्त है या टर्मिनल, टर्मिनल है तो क्या होगा, अप्रबल होगा। अगला जो आता है वह है फली का रंग, जिसे फूड कलर कहते हैं। फली का रंग फूड कलर। अगर फली का रंग क्या है, हरा है, क्या होगा, प्रबल होगा। हरा यानी ग्रीन होगा तो क्या होगा, प्रबल होगा। एक चीज में ध्यान देना है, ठीक है। जैसे इधर देखेंगे, अगर बीज का रंग हरा है तो अप्रबल होगा, अगर फली का रंग हरा है तो प्रबल होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर क्या होगा, फली का रंग अगर पीला होगा तो क्या होगा, अप्रबल, पीला होगा तो अप्रबल। ठीक है, अगला जो होगा, अगला जो है, अगला जो दिया गया है फली की आकृति। अब फली की आकृति जो होगी, अगर फूली हुई होगी तो क्या होगा, प्रबल होगा। फली की आकृति, फली की आकृति अगर क्या होगी, फूली हुई होगी, यानी कोड शेप जिसे कहते हैं, कोड शेप। अगर फूली हुई होगी तो क्या होगा, फैली हुई या फुल होगी। ठीक है, तो प्रबल होगा। और अगर सिकुड़ी हुई होगी तो क्या होगा, अप्रबल। इसे लिख सकते हैं सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई है कॉन्स्ट्रक्टेड, कॉन्स्ट्रक्टेड होगी तो अप्रबल कहलाएगी। ठीक है, यानी आपको बताया गया लक्षण में पौधे की लंबाई, उसके बाद बीज की आकृति, उसके बाद बीज का रंग, ठीक है, उसके बाद पुष्प का रंग, पुष्प का रंग बताया गया। ठीक है, बीज का रंग, पुष्प का रंग नहीं बताया गया, सॉरी। पुष्प का रंग क्या होगा, फ्लावर कलर। अगर बैगनी है
यहां लिख देते हैं 7वां, पुष्प का रंग अगर क्या है फ्लावर कलर, अगर पुष्प का रंग क्या है बैगनी है, बैगनी है तो क्या होगा प्रबल होगा, जिसे वायलेट कहा जाता है, क्या होगा प्रबल होगा। और अगर पुष्प का रंग क्या है सफेद है व्हाइट है क्या होगा अप्रबल होगा, सफेद है तो अप्रबल होगा। ठीक है, यह क्या रहा लक्षण। मेंडल जी ने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया था उसमें चुना इन सारे लक्षणों को चुना, जिसको उन्होंने क्या जिसके प्रयोग में इन्होंने इन सारे लक्षणों को क्या किया देखा। तो अब इसमें जो लक्षण थे पौधे की लंबाई, बीज की आकृति, बीज का रंग, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली की आकृति और पुष्प का रंग, इन सारे लक्षणों को उन्होंने नोट किया यानी देखा, और देख करके अगली पीढ़ी में कौन से जो रंग होते हैं किस तरीके से प्रदर्शित होते हैं या इनके द्वारा किस तरीके प्रयोग में इन्होंने इन सारे लक्षणों को पहचान करके क्या किया प्रयोग किया। अब इस प्रयोग को जो है आपको अगले भाग में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।